आज का दिन बड़ा ही अद्भुत है। आज दिन में 11:32 तक पुष्य नक्षत्र था। फलतः गुरु पुष्य योग का निर्माण हुआ और आज रात्रि 9:32 पर देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और इसके साथ एक बेहद गहरी बात जुड़ी हुई है जिसे समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रारंभ में ही बता दूं, यह कार्यक्रम कोई राशिफल नहीं है, लेकिन प्रत्येक राशि के जातकों के लिए यह बेहद जरूरी और आवश्यक जानकारियों से भरा हुआ कार्यक्रम है। देवगुरु बृहस्पति इस समय कर्क राशि में है, जो उनकी उच्च राशि है। गुरु की परम उच्चता का जो बिंदु है, अर्थात वह स्थान जहां देवगुरु बृहस्पति अपनी पूरी शक्ति के साथ शिखर पर खड़े होते हैं, वह है 5 अंश कर्क में ही पड़ता है और वो भी पुष्य नक्षत्र के भीतर। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु किसी साधारण अवस्था में नहीं, अपने पूरे बल के चरम पर इस नक्षत्र में पांव रख रहे हैं। अब समझिए कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका आपके जीवन से क्या संबंध है। दर्शकों, पुष्य इस शब्द का अर्थ ही है पोषण, पुष्ट करना, सींचना। इसलिए इस नक्षत्र का प्रतीक क्या है? गाय का थन। जरा सोचिए, गाय का थन क्या देता है? दूध। वह तत्व जो बछड़े को बूंद बूंद धीरे धीरे पोषित करके अपने पैरों पर खड़ा कर देता है। पुष्य की जो प्रकृति है बिल्कुल यही है। यह एक झटके से कुछ नहीं देती, यह सींचना। पहले यह नक्षत्र क्या करता है? सींचता है, पालता है, बढ़ाता है। और जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के ऐसे पोषण के नक्षत्र में आकर के बैठ जाएं, तो जो संदेश बनता है वो यही है कि अगले 2 महीने तक, अगला 2 महीना आपके जीवन के लिए ये बीज काल है। फसल काटने का समय नहीं है, बीज काल है। 18 जून से 19 अगस्त तक यह समय बीज बोने का है। यह बीज बोने का मौसम है। इन 2 महीनों में आप जो भी धैर्य और नियम से बोएंगे, वह बीज आने वाले वर्षों तक जड़ पकड़ेगा। इस नक्षत्र की एक गहरी बात और है। पुष्य के जो देवता हैं वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। अब राशि जो है चंद्रमा की होती है, कर्क राशि के अंतर्गत आता है यह नक्षत्र, और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। अर्थात कैसा प्रभाव हुआ? तो देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों की ऊर्जा एक साथ कार्य करने वाली है। गुरु का स्वभाव क्या है? तो विस्तार, वृद्धि, उदारता। और शनि का स्वभाव क्या है? अनुशासन, धैर्य, परिश्रम। पुष्य हमें यही सिखाता है कि सच्ची वृद्धि जो है वो अनुशासन से आती है, संयोग से नहीं। यही कारण है कि इस काल में वही फलेगा फूलेगा जिसके स्वभाव में, जिसके व्यक्तित्व में नियम और परिश्रम का बल होगा। तो असली प्रश्न यह है कि इस दुर्लभ अवसर को आप अपने जीवन में कहां कहां उतार सकते हैं, कहां कहां इससे लाभ उठा सकते हैं। तो इसे ध्यान से जरा समझ लीजिए। तो सबसे पहले, हर शुभ आरंभ के लिए यह काल अत्यंत बलवान है। यदि आप घर लेना चाहते हैं, घर गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, वाहन अथवा भूमि खरीदना चाहते हैं, किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं, तो ये जो 2 महीने आपको मिल रहे हैं ये बड़े शुभ हैं। ये कैसे हैं? तो ये कार्य के आरंभ के लिए अत्यंत श्रेष्ठ हैं। अगर आप आरंभ कर देते हैं यहां पर, तो वर्षों तक इसका शुभ फल आपको मिलता रहेगा। प्रिय दर्शकों, पुष्य को हमारे शास्त्रों ने नक्षत्रों का राजा कहा है और इसका प्राचीन जो नाम है वो तिस्य अर्थात मंगल करने वाला।
किसी नए कार्य के आरंभ के लिए श्रेष्ठ समय बड़ा कम मिलता है, लेकिन यह समय बड़ा अद्भुत होने जा रहा है अगले 2 महीने में। फिर कह रहा हूं, यह फल प्राप्ति का समय नहीं होगा, यह बीज बोने का समय होगा। यदि घर में विवाह की बात चल रही है, रिश्ता अभी तक तय नहीं कर पा रहे थे, तो अब जी जान लगा करके लग जाइए। सगाई करने, बात आगे बढ़ाने के लिए काल बड़ा ही शुभ है। हां, यह अलग बात है कि पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है, पर विवाह के मुहूर्तों में इसे वर्जित माना गया है। विवाह की बात तय कर सकते हैं, सगाई तय कर सकते हैं, विवाह इस नक्षत्र में नहीं होता है, तो संबंध को आगे बढ़ाइए, फेरे नहीं होंगे। प्रिय दर्शकों, विशेष करके उन माता पिता, उन दंपतियों के लिए जो अपनी संतान को लेकर के रात दिन चिंतित हैं, ध्यान दीजिए, देवगुरु बृहस्पति स्वयं संतान के कारक ग्रह हैं। इस समय वो उच्च के होकर के पोषण के नक्षत्र में विराजमान हैं। तो बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए यह बेहद शुभ समय, शुभ संयोग है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में पीछे चल रहा है, यदि आप चाहते हैं कि उसकी कोई अच्छी आदत, कोई संस्कार, उसकी कोई अच्छी आदत जड़ पकड़े, तो इन्हीं 2 महीनों में आरंभ कीजिए, उन्हें सही जगह पर पहुंचाइए। हो सकता है बच्चे को परिवर्तन की आवश्यकता, हो सकता है कहीं हॉस्टल इत्यादि में डालना हो, किसी अच्छे जगह पर डालना हो। केवल बच्चे की पढ़ाई की बात नहीं है। अगर आप संतान की कामना करते हैं तो ये जो 2 महीने हैं, ये बीज बपन का समय है। यानी अगर आप प्राकृतिक गर्भाधान नहीं कर पा रहे हैं तो आईवीएफ इत्यादि के लिए भी यह समय बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा, बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं, अपने बच्चे को इस समय कोई कला, कोई भी कला, कोई अच्छा नियम, किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में उसको ले आइए। कोई अलग, जो पढ़ाई वो कर रहा है वो करता रहे, इसके अलावा कोई और अलग कला सीखे। एक और जानकारी, मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तब आप इस समय का कैसे लाभ उठाएंगे? जैसा मैंने कहा, कोई एक और ज्ञान उसको दीजिए, कोई और एक नई चीज उसको सिखाइए। ये आरंभ का समय है। पुष्य, पोषण और उच्च गुरु की कृपा दोनों मिलकर आपके द्वारा रोपित उस छोटे बीज को बरसों तक सींचते रहेंगे। आपको तो सिर्फ बो देना है, सींचने का काम इस समय करेगा। बीज अभी पड़ेगा, वृक्ष कल खड़ा होगा। और अंत में यह भी बता दूं कि ये 2 महीने साधना और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बड़े अद्भुत। पुष्य आध्यात्मिक आरंभ के लिए सर्वोत्तम नक्षत्रों में गिना जाता है। यदि आप कोई गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कोई पूजा उपासना, कोई जप आरंभ करना चाहते हैं, आपके मन में लंबे समय से चला रहा था कि मैं कोई पुरस्चरण करना चाहता हूं, पुरस्चरण का नाम तो आप सुने ही हैं, जानते ही हैं, तो ये समय श्रेष्ठ है। ये 2 महीने आप पुरस्चरण करिए, ये उपयुक्त समय है। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान बहुत जरूरी है। नियमित दिनचर्या, याद रखिएगा, किसका नक्षत्र है? शनिदेव का। तो अगर आप लंबे समय से रोज संकल्प लेते थे कि अब जल्दी टहलना उठना शुरू कर दूंगा, आहार मेरा बहुत सीमित, नॉनवेज छोड़ दूंगा इत्यादि, तो जो भी संकल्प लेना हो, संकल्प के लिए यह काल बड़ा ही श्रेष्ठ है। जो संकल्प इस समय लिया जाएगा वो टिकेगा, क्योंकि शनिदेव का जो अनुशासन है स्वयं इसमें सहायक बन जाएगा। परंतु एक चेतावनी भी है जिसे आपको ध्यान से सुनना है। पुष्य पोषण का नक्षत्र है, यह बात हमेशा ध्यान रखना है। और पोषण कभी भी जल्दबाजी में नहीं होती है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो यह बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इस मां का दूध क्या करता है? धीरे धीरे पुष्ट करता है, रातों रात नहीं। इसलिए जो व्यक्ति अधीर है, बहुत लोभ वाले हैं, आप बिना परिश्रम के छोटे रास्ते से धन कमाना चाहते हैं, तो विश्वास रखिए इस देवगुरु बृहस्पति का पुष्य में प्रवेश आपके लिए कोई ज्यादा फलीभूत होने वाला चीज नहीं है। इन 2 महीनों में अगर आप सोचते हैं सट्टा, जुआ, रातों रात धनवान बन जाना, हड़बड़ी में लिया गया निर्णय, ये सब इससे आपको बचना होगा। ये केवल और केवल आपको नुकसान देने वाला है। ये काल उसी का है जो धैर्य रखेगा, धैर्य बोएगा। उसका बिल्कुल नहीं है जो बिना बोए काटना चाहता है। प्रिय दर्शकों, अब एक और जानकारी, इसको जरा समझिए। हालांकि मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूं, इन 2 महीनों के भीतर अगर गुरु पुष्य नक्षत्र, जैसे आज था गुरु पुष्य योग, पुष्य नक्षत्र आए गुरुवार के दिन, ऐसा योग बने तो बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। रवि पुष्य भी बने तो बड़ा श्रेष्ठ होगा। तो गुरु पुष्य मिले, रवि पुष्य मिले, चंद्र पुष्य मिले, यानी चंद्र सोमवार के दिन पुष्य आ जाए,
तो ये और महासंयोग बनेगा। ये समय भी आपके लिए ऐसा होगा जहां आप शुभ मुहूर्त से मानकर कोई अचल संपत्ति इत्यादि खरीदना चाहते हैं, जैसे सोना चांदी इत्यादि, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि के कागजात पर हस्ताक्षर करना, वो कार्य कर सकते हैं। मांगलिक कार्य आरंभ कर सकते हैं। इस अवधि में जो पुष्य दिवस होगा, आप कोई भी ऐसा काम करें वो आपको फायदा देगा, और समय समय पर मैं आपको उसकी जानकारी तो देता ही रहता हूं। प्रिय दर्शकों, अब बहुत से दर्शक ये हैं, ऐसे ही होते हैं जो केवल और केवल राशिफल जानना चाहते हैं। आपके मन में अगर ये प्रश्न उठ रहा है कि मेरी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए मैं पहले बता देता हूं। राशिफल आपको बता चुका हूं, पहले ही देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा मैंने विस्तार से आपके लिए कर दी है। फिर भी आपको दो मुख्य बातें बताता हूं। देवगुरु बृहस्पति साधारणतः समझ लीजिए सभी राशियों के लिए, मैं मेष से मीन सभी राशियों के लिए क्या कहना चाहता हूं, उसे एक लाइन में बस समझ लीजिए ताकि यह कार्यक्रम बहुत लंबा न बने। आपके जिस भाव में, आप जिस लग्न के, जैसे आप मेष लग्न के हैं तो आपके चौथे भाव में होगा, और अगर आप देखा जाए तो आपकी कुंडली से अगर कर्क राशि षष्ठ में होती है, अष्टम में होती है, या ये राशि आपके द्वादश में होती है, जिस भाव में भी आपके ये राशि है, समझ लीजिए वहीं पर जो है पोषण का काम अब शुरू हो जाएगा। अब आप मुझसे पूछिए कि षष्ठ में है तो कैसा पोषण, अष्टम में है तो कैसा पोषण। अष्टम में है तो किसी दीर्घकालिक रोग इत्यादि से जूझ रहे हैं तो मुक्ति का मार्ग बनने लगेगा, आयु वृद्धि का ही कारण बनेगा। षष्ठ में है रोग रिपुरण से परेशान है, आपकी सुरक्षा का मार्ग, तुरंत नहीं। ये जो भी होगा ये ध्यान से समझ लीजिएगा, तुरंत नहीं, धीरे धीरे, और उसका रिजल्ट बड़ा बेहतर मिलेगा। द्वादश में है तो आपका पोषण कैसे होगा, तो धन आपका सही जगह पर लगने लगेगा, सही जगह पर वो धन जाएगा, और उसका परिणाम आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या हमें कोई विशेष उपाय करना चाहिए। मैं फिर से दोहरा देता हूं, प्रत्येक राशि के जातकों के लिए एक ही फलादेश है, अलग अलग मैं बहुत सारी बातें कहने की जगह एक लाइन में कहना चाहता हूं। आपके जिस भाव में कर्क राशि बन रही है, मेष से लेकर के मीन तक जिस भाव में आपके कर्क राशि बन रही है, उस भाव का अब विशेष पोषण शुरू हो जाएगा। और क्या इसका कोई विशेष उपाय करना चाहिए, बिल्कुल करिए। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करिए, देवगुरु बृहस्पति का श्रद्धापूर्वक स्मरण करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, एक चुटकी हल्दी जल में डालकर के स्नान करिए गुरुवार के दिन, और साथ ही साथ गाय की सेवा करिए। मैंने पूर्व के कार्यक्रम में बताया था कि जो देसी गाय हैं उनकी पीठ पर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वही देवगुरु बृहस्पति हैं, उसको सहलाने से भी गुरु और अच्छा फल देने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है, गाय का थन इस नक्षत्र का प्रतीक माना गया है, और गाय के ऊपर यह हिस्से में गुरु हैं। एक तरह से गाय की सेवा कर देने भर मात्र से, गाय को सहलाने से, गाय को खिलाने से इस काल का जो फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो स्मरण रखना है आपको क्या, कि अगले जो 2 महीने हैं वो आपके हाथ में एक बीज के रूप में पकड़ा दिया गया है। अब आपको तय करना है इस बीज को बोते हैं या फिर लेकर के इंतजार करते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, आप चाहते नहीं बैठे बिठाए सब हो। याद रखिएगा, ये बीज वपन का समय है, आप बस बोकर हट जाइए, बाकी वर्षा होने वाली है। इस बीज को फलने फूलने में अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बीज वपन करना है। कोई नया कार्य आरंभ करना है, तैयार होकर के करिए। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।